Okay, good evening, guys. Today we are going to start with a new topic of chemical bonding, and that is what molecular orbital theory. So MOT इसको हम बोलते हैं MOT. ठीक है, MOT that is what molecular orbital theory. Molecular orbital theory, a very important topic of chemical bonding. जनरली नीट और जेई में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रहता है. मे बी सम एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर जनरली इसी तरह का पैटर्न हम यहाँ पे देखते हैं कि एक आध क्वेश्चन ज़रूर एमओटी का रहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब हम डायरेक्टली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे. कुछ बेसिक्स हम इसके डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए और समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है. उन बेसिक्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो सम इम्पॉर्टेंट बेसिक्स, some important basics for molecular orbital theory. molecular orbital theory के कुछ important basics हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर उन बेसिक्स के यूज़ करके हम molecular orbital theory को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है बेटा कि देखते हैं कि एक हमने वर्ड सुना हुआ है, स्पेशली केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से आता है, दैट इज़ ड्यूल नेचर ऑफ लाइट. फिजिक्स में भी एक वेल नोन टर्म है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ड्यूल नेचर. ठीक है, तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के हिसाब से यदि अपन देखें तो लाइट के ड्यूल मतलब दो होता है. तो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकुलेट नेचर. सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द लाइट जो है उसके दो नेचर, लाइट के जो है वो पार्टिकल नेचर होते हैं, जैसे आइंस्टाइन है, उनका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है. और कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर का होता है, जैसे श्रोडिंगर है या और भी वेल नोन साइंटिस्ट है. तो उनके हिसाब से देखा जाए तो लाइट जो है उसका वेव नेचर होता है. तो लाइट के दो नेचर होते हैं ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट, कि उसका वेव नेचर भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है. एक साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली, जिनका थोड़ा सा कुछ लोग डिफरेंटली उसको प्रोनाउंस करते हैं, पर डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने बहुत आगे की बात बोल दी. उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ लाइट के नहीं, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ टू नेचर. सिर्फ लाइट ही नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट के दो नेचर होते हैं. बट ये नेचर ऑब्जर्वेबल होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के लिए. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है या फिर एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, इन बहुत ही छोटे साइज के माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए, बॉडीज़ के भी ऑब्जर्वेबल होते हैं दो नेचर, ड्यूल नेचर. सो लाइट के जैसे दो नेचर होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के भी दो नेचर होते हैं. इट हैज़ ड्यूल नेचर. सो डी ब्रॉगली थ्योरी का यहाँ पे थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे. तो ये जो डिस्कशन है, ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है, वो लाइट के इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को यूटिलाइज करती है. हमको सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल तो है, उसकी मास है, उसकी वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो वो पार्टिकल के जैसा बिहेव तो करता ही है. इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. बट इलेक्ट्रॉन जब एटम में रहता है तो उसका एक और नेचर होता है, दैट इज़ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे कि हम थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हम बहुत ही छोटा एटम ले रहे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो कि एक सिंपलेस्ट एटम है लाइक हाइड्रोजन एटम, तो उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आप देखते हो कि मान लो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन उसको इमेजिन कर लिया. ठीक है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में के अराउंड जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह पे स्पिन करता है और उसके साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का भी रिवॉल्यूशन करता है. तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस का रिवॉल्यूशन करेगा, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट होता है वैसे इलेक्ट्रॉन के भी दो नेचर होते हैं. डी ब्रॉगली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं, लाइट नेचर, इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. तो वैसे यहाँ पे हम
इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, पर इस पर्टिकुलर डिस्कशन में उसका वेव नेचर कंसिडर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस रिवॉल्यूशन से एक वेव क्रिएट करेगा। इस तरह की इलेक्ट्रॉन की मोशन से यहाँ पे क्या बनेगी, एक वेव बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो होता है, पर ड्यूल नेचर डी ब्रॉगली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस के अराउंड ट्रैवल करते हुए उसकी एक वेव भी बनती है। ये जो पर्टिकुलर वेव है, इस वेव को हम क्या बोलेंगे, इस वेव को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, विच इंडिकेट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ट्रैवल करता है, तो न्यूक्लियस के अराउंड ट्रैवल करते हुए वो क्या करता है, वेव के जैसा ट्रैवल करता है। मतलब उसके मोशन से अराउंड द न्यूक्लियस एक वेव बनती है। उस पर्टिकुलर वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, अब यदि ये इलेक्ट्रॉन वेव का जो पैटर्न है, यदि इस इलेक्ट्रॉन वेव का पैटर्न, यदि ये इलेक्ट्रॉन वेव का पैटर्न स्फेरिकल है, यदि ये इलेक्ट्रॉन वेव स्फेरिकल शेप की इलेक्ट्रॉन वेव है, स्फेरिकल वेव है, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्फेरिकल वेव से यदि इलेक्ट्रॉन की वेव का जो पैटर्न है या उसका जो शेप है इलेक्ट्रॉन वेव का, वो स्फेरिकल नेचर का होता है, तो उस पर्टिकुलर से यहाँ पे बनता है एस ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या बनेगा, एस ऑर्बिटल बनेगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेव है, यदि वो स्फेरिकल पैटर्न में बनती है इलेक्ट्रॉन की वेव, तो वो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन वेव से यहाँ पे क्या बनेगा, एस ऑर्बिटल। यदि इलेक्ट्रॉन की वेव का जो पैटर्न है, यदि इलेक्ट्रॉन की वेव का पैटर्न कैसा होता है, डम्बेल शेप का होता है, यदि इलेक्ट्रॉन की वेव का पैटर्न डम्बेल शेप का होता है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डम्बेल शेप की वेव से क्या बनेगा, पी ऑर्बिटल बनेगा। इसकी वेव से क्या बनेगा, पी ऑर्बिटल बनेगा। तो इस तरह से इस डिस्कशन से हमको ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है, जैसे कि लाइट के दो नेचर होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन के भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन की एक वेव बनती है। इसको हम वेव नेचर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन के इस वेव नेचर के कारण, इलेक्ट्रॉन के इस वेव के कारण जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसकी एक वेव बनेगी जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वेव। यदि ये इलेक्ट्रॉन वेव का पैटर्न कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, तो स्फेरिकल शेप के इलेक्ट्रॉन वेव से बनता है एस ऑर्बिटल। और यदि इलेक्ट्रॉन वेव का जो पैटर्न है, यदि ये पैटर्न डबल शेप की वेव बनती है, तो उस डबल शेप की वेव से बनेगा क्या, पी ऑर्बिटल। इस डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है, उस इलेक्ट्रॉन की वेव से क्या बनता है, एक ऑर्बिटल बनता है। हर एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिटल को बनाने वाली एक इलेक्ट्रॉन की वेव होती है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की वेव होना चाहिए। मतलब ये दो अलग अलग बातें नहीं है, एक दूसरे के सिनोनियम होते हैं, ये सेम ही होते हैं। Each orbital is created by a particular electron wave, and each electron wave will form a particular shaped orbital. मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की वेव से एक कोई ना कोई ऑर्बिटल बनता है। यदि स्पेरिकल शेप की इलेक्ट्रॉन वेव है, एस ऑर्बिटल बनाएगी। यदि डम्बल शेप की इलेक्ट्रॉन वेव है तो पी ऑर्बिटल बनाएगी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन वेव से ही क्या बनता है, ऑर्बिटल बनता है। और हर एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की वेव होना चाहिए। ये दो अलग अलग बातें नहीं, एक ही बात है। हर एक इलेक्ट्रॉन की वेव किसी न किसी ऑर्बिटल को बनाएगी, और हर एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का वेव होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि कहीं पे इलेक्ट्रॉन की वेव यदि हम ले रहे हैं, तो उसकी जगह पे हम उससे बनने वाला ऑर्बिटल भी ले सकते हैं। और यदि कहीं पे ऑर्बिटल है, तो उस ऑर्बिटल को बनाने के करस्पॉन्डिंग हम वहाँ पे एक वेव भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसकी जगह पे इसको लिया जा सकता है, इसकी जगह पे इसको लिया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सिनोनियम होते हैं, ये सेम ही होते हैं इन शॉर्ट। सो ईच ऑर्बिटल इज क्रिएटेड बाय अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वेव, एंड ईच इलेक्ट्रॉन वेव विल फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो जहां इलेक्ट्रॉन की वेव होगी वहां पे हम ऑर्बिटल ले सकते हैं, और जहां पे ऑर्बिटल होगा वहां पे हम इलेक्ट्रॉन की वेव भी ले सकते हैं। मतलब इन दोनों को हम एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं या एक दूसरे की जगह पे ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन का कंक्लूजन ये है, यहाँ पे ये कंक्लूजन, यहाँ पे जो हमने जो पूरा डिस्कशन किया है वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के बेसिस पे किया है, और वो आती है डी ब्रॉगली थ्योरी से। तो डी ब्रॉगली बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका एक वेव बनता है, उस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वेव, एंड दिस इज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन की वेव का पैटर्न यदि स्फेरिकल शेप का होगा तो एस ऑर्बिटल बनेगा, यदि उस इलेक्ट्रॉन वेव का पैटर्न डम्बल शेप का होगा तो हमको क्या मिलेगा, डम्बल शेप की इलेक्ट्रॉन वेव से पी ऑर्बिटल मिलेगा। इस डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि हर एक ऑर्बिटल को बनाने के पीछे उसकी एक इलेक्ट्रॉन वेव होती है, और हर एक इलेक्ट्रॉन की वेव किसी न किसी ऑर्बिटल को बनाती है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेव होगी वहाँ पे हम ऑर्बिटल ले सकते हैं, जहाँ ऑर्बिटल होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेव भी ली जा सकती है। अब इसी कंक्लूजन को हम क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर कंक्लूजन को, इस अंडरस्टैंडिंग को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने में यूज करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए हम सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को के फॉर्मेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, एंड दैट एग्जांपल इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है क्या, इसको हम लेंगे क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से इसको हम समझ लेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से इस पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो अब अपने को पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है। अब ध्यान से देखते जाइए, आपको एग्जाम्पल से ये पूरी थ्योरी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन एटम होता है, वो हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है। इसको थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, मान लो ये हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद मान लो कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं, और मान लो कि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 1s1। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ले लेना है, दैट इज 1s1। ठीक है, अब सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो आपको दिख रहा है पर इलेक्ट्रॉन हम यूज़ नहीं करेंगे, तो स्पेशली ऑर्बिटल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कर देंगे। ठीक है, ऑर्बिटल को हम ले रहे हैं। अब अभी हमने जो कंक्लूजन निकाला था, हमारा जो पिछला वाला डिस्कशन था, उस बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि 1s ऑर्बिटल जो है, हर एक ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए क्या होती है, हर एक ऑर्बिटल किससे बनता है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वेव से बनता है। तो मान लो कि हमने इस 1s ऑर्बिटल को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेव ले ली, मान लो ये इलेक्ट्रॉन की वेव। ठीक है, इस पर्टिकुलर वेव से, इस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर वेव है ये क्या है, वेव। अब वेव हमने अभी जो डिस्कशन किया था उस वेव में हम स्फेरिकल या डम्बल शेप की ली थी, पर उसका जो साइंस में स्टैंडर्ड जो तरीका है किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने का, वो इस तरह से स्फेरिकल या डम्बल नहीं होता। जो भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी वेव को शो करने के लिए, भले वो किसी भी पैटर्न की हो, तो उसको हम इसी तरीके से शो करते हैं, हमको पता है ये चीज़। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में उसको हम शो करते हैं। तो इस तरह से मान लो कि ये 1s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन एटम में उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, तो हमने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अवॉइड कर दिया टाइम बीइंग, और हमने सिर्फ ऑर्बिटल को ले लिया। और अभी हमने जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से यदि हम देखें तो ईच ऑर्बिटल इज क्रिएटेड बाय अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वेव। तो मान लो कि हमने इस ऑर्बिटल को, 1s ऑर्बिटल को बनाने के पीछे जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसको हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वेव है, देखो ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल किसी न किसी इलेक्ट्रॉन वेव से बनता है, तो इस ऑर्बिटल को बनाने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन वेव यहाँ पे क्या कर ली, इमेजिन कर ली। अब
इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वेव को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट सिंबल इज नोन एज साई ए। मान लो इसको हमने क्या कर दिया, एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, और वो जो पर्टिकुलर सिंबल है वो कौन सा है, साई ए। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस यूज करने के लिए यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे शो कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस बचाना पड़ेगा। तो इस साई ए को अपन क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन। नाउ साई ए जो है वो सडनली मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके दो मीनिंग होते हैं, इसका एक क्लासिकल मीनिंग होता है और एक इसका जो है क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से एक होता है, और एक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है। क्लासिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से साई ए जो है वो ऑर्बिटल के लिए या ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग जो वेव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है। और इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि साई ए जो होता है वो वेव का एम्पलीट्यूड होता है। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड और इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यहाँ पे जो साई है, यहाँ पे भी हम इसको साई लेते हैं। मतलब साई के एक्चुअली क्या होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग क्लासिकल मीनिंग। क्लासिकल मीनिंग ये है कि हम किसी ऑर्बिटल को या उस ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग वेव को हम साई से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। और दूसरा इसका मीनिंग एक और है कि इस पर्टिकुलर साई, ये साई का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, वो है कि साई एम्पलीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके दो क्लासिकल और फिजिकल ऐसे दो, मैथमेटिकल इसके दो ऐसे मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस वेव को या ऑर्बिटल को शो करने के लिए सिंबल यूज कर लिया साई ए, जिसको हमने बोल दिया वेव फंक्शन। अब वैसे ही इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को बनाने के लिए जो वेव है, उस पर्टिकुलर वेव को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शो कर देंगे। मान लो ये जो वेव है ये इसको बना रही है इस तरह से, ठीक है। मान लो इस वेव को शो करने के लिए हमने दूसरा सिंबल लिया साई बी, जो कि इस पर्टिकुलर वेव का क्या है, इस पर्टिकुलर वेव का यहाँ पे वेव फंक्शन है, ओके। तो ऐसे करके हाइड्रोजन एटम के अंदर 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल करस्पॉन्डिंग क्या है, हमने उस 1s ऑर्बिटल को बनाने वाले एक वेव ले ली। सिंस हर एक ऑर्बिटल एक वेव से बनता है, हर एक वेव के करस्पॉन्डिंग एक ऑर्बिटल होता है, तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल करस्पॉन्डिंग क्या होगी, एक वेव होगी। इस ऑर्बिटल को बनाने के पीछे उसकी एक वेव होगी। वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल यूज किया साई, जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर वेव हमने ली है, ये वेव आपको कैसी दिख रही है, ये जो पर्टिकुलर वेव ये कैसी है, देखो जब भी हम किसी ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग वेव लेते हैं, तो वेव को लेने के नेचुरली ऑटोमेटिकली दो तरीके हो जाएंगे वेव को लेने के। ऑर्बिटल आप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि आप ऑर्बिटल की जगह पे क्या ले रहे हो, यदि आप ऑर्बिटल की जगह पे वेव लेते हो, तो वेव को लेने के नेचुरली दो तरीके होंगे। एक तो ये तरीका होगा जहाँ पे दोनों वेव कैसे हैं, आइडेंटिकल है। जैसे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेव का ये जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्रेस्ट है इस वेव का, वहाँ पे उसी जगह पे यहाँ पे इस वेव का भी क्रेस्ट है। यहाँ पे इसका ट्रफ है, जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट उसको ट्रफ बोलते हैं। तो ये ट्रफ है और यहाँ पे भी इसका ट्रफ है, यहाँ पे इसका क्रेस्ट है, यहाँ पे भी इसका क्रेस्ट है। मतलब ये दोनों वेव कैसे हैं, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल वेव्स है। एसी वेव्स को हम बोलते हैं क्या, इन फेज वेव। एसी वेव को अपन क्या बोलेंगे, इन फेज वेव। सच वेव्स आर नोन एज इन फेज। जो आइडेंटिकल वेव्स होती है, जैसे यहाँ पे इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो उसी जगह पे इसका भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है ना। इसको भी यदि हम शो कर दे तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका नेगेटिव तो यहाँ पे इसका नेगेटिव, यहाँ पे इसका पॉजिटिव तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव। मतलब ये जो वेव्स है ये कैसी हैं, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल वेव्स है। सेम एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सेम जगह पे है, तो उसको अपन बोलते हैं इन फेज वेव। बट यदि आप ऑर्बिटल की जगह पे क्या ले रहे हो, यदि आप ऑर्बिटल की जगह पे क्या ले रहे हो, वेव ले रहे हो, तो वेव को लेने के नेचुरली दो ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। वेव को लेने के नेचुरली दो ऑप्शंस क्रिएट होंगे। एक तो वेव ऐसी हो सकती है इन फेज वेव, पर कोई बोलेगा सर आपने ऐसे ली ना, मैं दूसरे तरीके से इसको लेता हूँ। कैसे, कि इस पर्टिकुलर वेव को मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने इस वेव को इस तरह से लिया, ये हो गया एक वेव, मे भी इसको अपन फिर से साया बोल देंगे। और दूसरी जो वेव है उसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसा, ये भी तो एक तरीका है इस वेव को लेने का। तो यस, ये भी एक तरीका हो सकता है कि जहाँ पे इस पर्टिकुलर वेव का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है उसी जगह पे इसका नेगेटिव है, जहाँ पे इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है वहाँ पे इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, जहाँ पे इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है वहाँ पे इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है।
ऐसा भी हो सकता है, इसको भी फिर से हमने दे देंगे क्या साइन वेव। तो ऐसे करके जब हम ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल को बनाने वाली वेव लेते हैं तो वेव को लेने के ऑटोमेटिकली दो ऑप्शंस बन जाते हैं, या तो वो कैसी होगी, या तो वेव कैसी होगी, इन फेज वेव होगी, आइडेंटिकल वेव्स होगी। बट वेव ले रहे हो तो वेव को लेने का एक और तरीका बनेगा नेचुरली, ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली, कि आप इस तरह की भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो जहाँ पे एक वेव आपने सेम टू सेम रखी पर दूसरी वेव अपोजिट ले ली। ऐसी जो वेव है जहाँ पे एक वेव का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो वहाँ पे इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, ऐसी वेव को अपन क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज वेव। सच वेव इज नोन एज आउट ऑफ फेज वेव। ऐसी वेव को अपन क्या बोलेंगे, आउट ऑफ फेज। मतलब यदि आप ऑर्बिटल की जगह पे क्या लेते हो, वेव लेते हो, तो वेव को लेने के अपने आप ही दो तरीके बन जाते हैं। या तो वेव कैसा होगा, इन फेज आप ले सकते हो आइडेंटिकल, या फिर यदि आप वेव ले रहे हो तो वेव ऐसी भी ले सकते हो जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज वेव। तो वेव को लेने के दो तरीके होंगे। ऑर्बिटल होगा तो कुछ ऑप्शंस नहीं बनेंगे, पर यदि ऑर्बिटल की जगह पे क्या ले लिया आपने, वेव ले लिया, तो वेव को लेने के ऑटोमेटिकली दो ऑप्शंस बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों को देख लिया। चलो, अब जब हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की प्रोसेस में क्या होगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की प्रोसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इस प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल जो हैं वो भी कंबाइन होंगे। जब हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स है 1s वो भी कंबाइन होंगे। जब 1s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 1s ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग जो वेव हैं वो वेव भी कंबाइन होंगे। पर बेटा वेव को कंबाइन होने के कितने ऑप्शंस बनेंगे, दो ऑप्शंस बनेंगे। कौन से दो ऑप्शन, यदि हम ऑर्बिटल की जगह पे वेव ले रहे हैं तो ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो उनकी वेव भी कंबाइन होगी। बट वेव को लेने के दो ऑप्शन है, इसलिए वेव को लेने के जब दो ऑप्शंस बन रहे हैं तो उनके कॉम्बिनेशन के भी दो ऑप्शंस बनेंगे। या तो वो कॉम्बिनेशन वेव का होगा इन फेज वेव का कॉम्बिनेशन, या फिर वो वेव का कॉम्बिनेशन होगा आउट ऑफ फेज वेव का कॉम्बिनेशन। यदि आप हाइड्रोजन एटम में 1s ऑर्बिटल को ले रहे तो 1s ऑर्बिटल को आप जैसे कि बोल सकते हो ओवरलैप हो रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, तो उनका कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। बट यहाँ पे ऑप्शन क्यों बने आप समझो, यहाँ पे ऑप्शन क्यों बने, क्योंकि हमने 1s ऑर्बिटल करस्पॉन्डिंग वेव ले ली है। वेव लेने से नेचुरली दो ऑप्शन बने, क्योंकि वेव लेने के दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है, इन फेज वेव भी ली जा सकती है और आउट ऑफ फेज वेव भी ली जा सकती है। तो जब हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे तो उस प्रोसेस में उनके ऑर्बिटल्स भी कंबाइन होंगे। ऑर्बिटल कंबाइन होने की प्रोसेस में उन ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग वेव्स भी कंबाइन होंगी। वेव कितने टाइप से कंबाइन होगी, एसी वेव कंबाइन होगी जिसको हम बोलेंगे इन फेज वेव कॉम्बिनेशन, और एसी वेव भी कंबाइन हो सकती है जिनको अपन बोलेंगे आउट ऑफ फेज वेव कॉम्बिनेशन। सिंस वेव को लेने के दो तरीके हैं तो उनको कंबाइन करने भी के भी कितने तरीके होंगे, दो तरीके होंगे। ठीक है, तो चलो अब इन दोनों को यदि हमने कंबाइन कर दिया तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन फेज वेव के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलेगा, एक नई वेव मिलेगी। कैसे, तो आप देखते हो यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, तो हमको नई वेव मिलेगी। कैसे, यहाँ पे डबल एम्पलीट्यूड, ऑलमोस्ट डबल एम्पलीट्यूड की वेव हमको मिल जाएगी। मतलब इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव बड़ा नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव। मतलब इन वेव को हमने कंबाइन किया तो सिंस दोनों के पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एक ही जगह पे है तो यहाँ का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दोनों एड अप हो जाएंगे ऑलमोस्ट, और एडिशन से हमको ऑलमोस्ट डबल एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी। तो ऐसे करके दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलेगा, एक नई वेव यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, उस नई वेव, सिंस हर एक वेव के करस्पॉन्डिंग सिंबल हमने दिया है वेव फंक्शन, तो वैसे ही इस वेव के करस्पॉन्डिंग में हमको क्या देना पड़ेगा, एक सिंबल देना पड़ेगा। एंड दैट सिंबल हम यहाँ पे दे देंगे, उस सिंबल को यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, वेव फंक्शन। तो यहाँ पे जो सिंबल होगा दैट इज साई ए बी, उसको हम क्या बोलेंगे, साई ए बी। एंड साई ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे दोनों वेव का, एक्चुअली में जब हम दोनों वेव को कंबाइन कर रहे हैं तो उनके एम्पलीट्यूड एड अप हो गए, मतलब वेव भी ऐड हो गई है। तो वेव ऐड होगी तो वेव के एम्पलीट्यूड भी क्या हो गए, ऐड हो गए, और वेव के एम्पलीट्यूड ऐड हो गए तो फिर क्या होगा, उनके वेव फंक्शंस भी ऐड हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, साई ए प्लस साई बी बनेगा, साई ए प्लस साई बी बनेगा। ठीक है, तो जब हम वेव को कंबाइन कर रहे हैं तो उनके वेव फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। वेव फंक्शन कंबाइन होंगे, नई वेव बनेगी तो उसका भी वेव फंक्शन रहेगा जैसे साई ए बी।
तो जैसे हमने वेव को कंबाइन किया और नई वेव बनाई, तो इस वेव का वेव फंक्शन ऐसा है, इस वेव का वेव फंक्शन ऐसा है भी, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो वेव है उसका भी एक वेव फंक्शन होना चाहिए, दैट इज साई ए बी। अच्छा, जब हमने दोनों वेव को कंबाइन किया तो एक नई वेव बनी, वैसे उनके वेव फंक्शन भी कंबाइन होंगे और नई वेव का जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, उन इंडिविजुअल वेव फंक्शन के एडिशन के इक्वल रहेगा, मतलब साई ए बी इक्वल टू साई प्लस साई बी। बट यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ऐड हो चुके हैं। फिजिक्स की टर्म यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फिजिक्स में इस चीज को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, इट इज करेस्पॉन्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आइडेंटिकल वेव कंबाइन होती है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। मतलब ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हमने किया है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थोड़ा दिख नहीं होगा, बोर्ड छोटा है, समझ जाओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, वैसे ही जब हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे तो उनके ऑर्बिटल भी कंबाइन होंगे, ऑर्बिटल कंबाइन होने के प्रोसेस में उनके वेव भी कंबाइन होंगे। वेव कंबाइन होने के दो ऑप्शन है, एक तो होगा इन फेज वेव का कॉम्बिनेशन और दूसरा कौन सा होगा, आउट ऑफ फेज वेव का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से यहाँ पे ये दूसरा जो ऑप्शन है ये भी क्रिएट होगा। आपने इन फेज वेव को कंबाइन करके एक नई वेव बनाई, वैसे ही जब आप ऑर्बिटल की जगह पे वेव ले सकते हो तो वेव को लेने के दो ऑप्शंस बने, वैसे उनके कॉम्बिनेशन के भी दो ऑप्शन बनेंगे। या तो वो कॉम्बिनेशन होगा इन फेज वेव कॉम्बिनेशन विच इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर वो होगा आउट ऑफ फेज वेव कॉम्बिनेशन या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जब आउट ऑफ फेज वेव कंबाइन होगी तो नई वेव बनेगी, वो कैसी रहेगी, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन जैसा आना चाहिए, पर इस तरीके से हम शो नहीं करते। भले यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका नेगेटिव है, तो प्लस ए माइनस ए, एम्पलीट्यूड प्लस ए माइनस ए, तो क्या आएगा, जीरो एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी। तो हम यहाँ पे इस तरह से तो शो नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट जीरो एम्पलीट्यूड की वेव हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शो कर देंगे इस तरह से। एक जस्ट शो करने की क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो एम्पलीट्यूड की वेव हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड से कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए ऑलमोस्ट जीरो एम्पलीट्यूड की अपने नई वेव मिलेगी। अच्छा, सिंस इस वेव का भी वेव फंक्शन ऐसा है, इस वेव का भी वेव फंक्शन ऐसा है भी, तो एक ऑलमोस्ट जीरो एम्पलीट्यूड की जो वेव है उसका भी एक वेव फंक्शन रहेगा, एंड दैट वेव फंक्शन इज नोन एज व्हाट, साई डैश ए बी, इसको हम नाम देंगे। और आप समझ सकते हो कि साई डैश ए बी किसके इक्वल होगा, जब एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गए तो वेव भी सब्ट्रैक्ट होगी और वेव फंक्शन भी सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, साई ए माइनस साई बी। ठीक है ना, तो इस तरह का जो इन फेज कॉम्बिनेशन है, उसमें एम्पलीट्यूड ऐड होके पॉजिटिव पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव मिला, तो एम्पलीट्यूड ऐड हो गए तो वेव ऐड हो गई, तो वेव फंक्शन ऐड हो गए, इसलिए प्लस आएगा। वैसे आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गए, वेव सब्ट्रैक्ट हो गई, तो वेव फंक्शन भी सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए वेव फंक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और उनके सब्ट्रैक्शन से एक नया वेव फंक्शन मिलेगा, एंड दैट इज साई डैश ए बी। ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है आउट ऑफ फेज वेव का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, आप समझ लेना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब इन फेज वेव का कॉम्बिनेशन होता है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आउट ऑफ फेज वेव का कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें एमओटी जो है वो किस तरह से आती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन एटम कंबाइन होने के प्रोसेस में उनके ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। ऑर्बिटल कंबाइन होने के प्रोसेस में उन ऑर्बिटल को बनाने वाली, हर एक ऑर्बिटल को बनाने की वेव होती है, तो हमने उसकी जगह वेव ले लिया। जब हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होंगे तो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ऑर्बिटल कंबाइन होने के प्रोसेस में उनके वेव भी क्या होंगे, कंबाइन होंगे। वेव कंबाइन होने के दो ऑप्शंस बनते हैं, यदि आपने वेव इन फेज ले तो वो होगा इन फेज कॉम्बिनेशन ऑफ वेव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट सिंस आप जब ऑर्बिटल की जगह पे वेव ले रहे हो तो वेव को लेने के अपने आप ही नेचुरली दो ऑप्शंस बनते हैं, या तो वेव आइडेंटिकल हो सकती है इन फेज, या फिर आप वेव को लेने का ये भी एक नेचुरल तरीका बनता है। ये नेचुरली क्रिएट होती है ऑप्शन, इससे अपने को सोचना नहीं है। नेचुरली कोई भी बोल देगा कि यार आप इस तरह से वेव ले सकते हो तो हम ऐसा भी तो ले सकते हैं ना, तो ये नेचुरल बनता है ऑप्शन। तो इस तरह से वेव ऐसी भी हो सकती है इन फेज वेव, या ऐसी भी हो सकती है। तो जब हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होंगे, ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, तो ये वेव भी कंबाइन होगी। जब वेव आप इन फेज लोगे तो वो इन फेज वेव का कॉम्बिनेशन होगा विच इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब आप आउट ऑफ फेज वेव लेते हो तो वो होगा क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है दैट इज करेस्पॉन्डिंग टू एडिशन ऑफ वेव, ये जो है वो एडिशन के करेस्पॉन्डिंग होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होगा तो ये सब्ट्रैक्शन के करेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आप देखते हो कि हम हाइड्रोजन एटम को कंबाइन कर रहे हैं, ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हैं, वेव को कंबाइन कर रहे हैं, वेव को दो तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, इन फेज वेव और आउट ऑफ फेज वेव। जब इन फेज वेव कंबाइन होगी तो एम्पलीट्यूड सिंस आइडेंटिकल वेव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव ऑलमोस्ट डबल एम्पलीट्यूड की एक नई वेव मिलेगी। वैसे जब आउट ऑफ फेज वेव को कंबाइन करेंगे तो एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे तो ऑलमोस्ट जीरो एम्पलीट्यूड की हमको एक वेव मिलेगी। सिंस इस वेव के पर्टिकुलर इस वेव का एक वेव फंक्शन है तो इस वेव का भी क्या होगा, एक वेव फंक्शन होगा। अब देखो ध्यान से, ये जो पर्टिकुलर वेव है इस वेव से क्या बन रहा है, 1s ऑर्बिटल। इस पर्टिकुलर वेव से भी क्या बन रहा है, 1s ऑर्बिटल। तो यार इस पर्टिकुलर वेव से भी क्या बनेगा, कोई ना कोई ऑर्बिटल बनेगा। हर एक ऑर्बिटल को बनाने के पीछे एक वेव होती है और हर एक वेव से क्या बनता है, कोई ना कोई ऑर्बिटल बनता है। तो बेटा इस पर्टिकुलर वेव से भी कोई ना कोई ऑर्बिटल बनेगा और उस ऑर्बिटल को अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s विच इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एडिशन से बनता है BM बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस जैसे इस वेव का 1s है, इस वेव से 1s बना तो इस वेव से भी कोई ना कोई ऑर्बिटल बनना चाहिए और वो ऑर्बिटल कौन सा होगा, सिग्मा 1s, जिसको हम बोलते हैं क्या, BMO, ठीक है, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग। और वैसे यहाँ पे हम देखते हैं इस वेव का ये ऑर्बिटल है, इस वेव से बनने वाला ये ऑर्बिटल है, तो इस पर्टिकुलर वेव से भी कोई ना कोई क्या बनेगा, ऑर्बिटल बनेगा, एंड दैट ऑर्बिटल विल बी व्हाट, सिग्मा स्टार 1s, जिसको हम बोलते हैं AMO और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हर एक वेव से एक ऑर्बिटल बनता है, तो ऑब्वियसली जो डबल एम्पलीट्यूड की वेव हमको मिली है उस वेव के करस्पॉन्डिंग में कोई ना कोई ऑर्बिटल बनना चाहिए, एंड दैट ऑर्बिटल इज सिग्मा 1s। वैसे इस वेव के करस्पॉन्डिंग में कोई ऑर्बिटल बनना चाहिए एंड दैट इज सिग्मा स्टार 1s। अब देखो ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है ये किसका है, एटम का है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर 1s है ये किसके अंदर है, हाइड्रोजन एटम के अंदर है, तो ये क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। अरे पर सिग्मा 1s किसके अंदर है, मॉलिक्यूल के अंदर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो सिग्मा 1s है इसको अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एडिशन से बना है तो उसका नाम हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो 1s ऑर्बिटल ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ओके। नाउ इस पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर सिग्मा 1s है ये किसके अंदर है, 1s एटम का पार्ट है, ये 1s इस एटम का पार्ट है, तो सिग्मा 1s मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसलिए इसको अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। और ये जो पर्टिकुलर है ये भी एक वेव है, इससे भी एक ऑर्बिटल बना, और ये ऑर्बिटल किसके अंदर रहेगा, मॉलिक्यूल के अंदर रहेगा। तो इस तरह से इसको भी अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम हो जाता है। तो ऐसे करके 1s ऑर्बिटल एटम का पार्ट है इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम का पार्ट है इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल है, पर सिग्मा 1s मॉलिक्यूल का पार्ट है इसलिए इसको अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब मॉलिक्यूल में कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s ऑर्बिटल है, एटम का पार्ट होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है वो किसका होते हैं, वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल का पार्ट होते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि एटॉमिक ऑर्बिटल एटम्स के अंदर हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s हमने बनाया है वो किसका पार्ट है, मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एडिशन से बना है इसलिए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन से बना तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये बेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकलता है, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, वेव का एडिशन कर सकते हैं और वेव का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो उन वेव के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उन ऑर्बिटल का भी क्या किया जा सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। ये इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन है। जैसे हम वेव को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और वेव को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे उन वेव के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उनका भी क्या कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं, और उनका भी क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सिंस वेव कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो ऑब्वियसली उन वेव के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स है उनका भी क्या हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। यदि हम ये वेव का फंडा यहाँ पे न लाए तो हम कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि ऑर्बिटल का एडिशन
ठीक है, एडिशन तो एक बार ठीक है कि वो ओवरलैपिंग के जैसा है, सब्ट्रैक्शन डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पर अब हम यदि ऑर्बिटल की जगह पे क्या मान ले, वेव को मान ले, तो जैसे वेव ऐड कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस और वेव को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस, तो जैसे वेव का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो वेव क्या बनाती है, ऑर्बिटल को बनाती है। तो जैसे वेव कैन बी एडेड, ऑर्बिटल कैन बी एडेड, वेव कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ऑर्बिटल कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि वेव का एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे पॉसिबल है, वैसे उन वेव के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल का भी क्या पॉसिबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल कैन बी एडेड एंड दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड लाइक अ वेव। मतलब यदि मैं अब लिख दूं कहीं पे 1s + 1s या 1s - 1s, तो फिर कोई इसमें सरप्राइजिंग कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि हम एक्चुअली लिख रहे हैं 1s है पर सोच रहे हैं वेव को, क्योंकि 1s के करस्पॉन्डिंग यदि आप वेव लेते तो वेव को लेने के 2 ऑप्शंस बनते हैं, वेव को कंबाइन करने के 2 ऑप्शंस बनते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। वैसे वेव के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उनको भी कंबाइन करने के 2 ऑप्शन बनने ही चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कोई सरप्राइज नहीं होगा यदि हम ऑर्बिटल को क्या करते हैं, ऐड करते और सब्ट्रैक्ट करते। हमने ये जो एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अभी सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाद में फुल फॉर्म लिखूंगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस पूरे डिस्कशन को, इस पूरी एक्टिविटी को जहाँ पे हमने वेव का एडिशन सब्ट्रैक्शन और ऑर्बिटल का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव को लीनियरली कंबाइन किया है, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं LCM, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, फिर से क्विकली 2 मिनट में रिवाइज कर दूं क्या किया मैंने लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल। 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने की प्रोसेस होती है। जब हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग उनके ऑर्बिटल भी कंबाइन होते हैं, 1s ऑर्बिटल। सिंस हमको पता है कि हर एक ऑर्बिटल करस्पॉन्डिंग वेव होती है, तो जैसे ये 1s ऑर्बिटल है तो इस 1s ऑर्बिटल को फॉर्म करने वाली एक वेव भी होगी, तो इस 1s की हमने वेव ले ली, इसकी भी हमने एक वेव ले ली। पर यदि हम ऑर्बिटल की जगह पे वेव लेते हैं तो वेव को लेने के 2 ऑप्शंस बनते हैं, या तो वेव इस तरह से आइडेंटिकल हो सकती है जिसको हम इन फेज वेव बोलते हैं, या फिर ऑर्बिटल को बनाने वाली जो वेव है उसको हम इस तरीके भी ले सकते हैं जिसको आउट ऑफ फेज वेव बोलते हैं। अब जब एटम्स कंबाइन होगा उस प्रोसेस में ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, उस ऑर्बिटल के कंबाइन होने के प्रोसेस में उन ऑर्बिटल करस्पॉन्डिंग वेव भी कंबाइन होगी। सिंस वेव के लेने के 2 तरीके हैं, वैसे उनको कंबाइन करने के भी 2 तरीके होंगे, इन फेज वेव का कॉम्बिनेशन और आउट ऑफ फेज वेव का कॉम्बिनेशन। जब इन फेज वेव कंबाइन होगी तो यहाँ पे एक नई वेव बनेगी, ऑलमोस्ट डबल एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी, और जब आउट ऑफ फेज कंबाइन होगी तो ऑलमोस्ट 0 एम्पलीट्यूड की एक नई वेव बनेगी। ठीक है, नाउ ये जो पर्टिकुलर, जैसे वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे वेव फंक्शन लिया है, तो जब ऑर्बिटल और उनकी वेव्स कंबाइन होगी तो उनके वेव फंक्शन भी क्या होंगे, कंबाइन होंगे। जैसे वेव ऐड होगी तो वेव फंक्शन भी ऐड होंगे, वेव सब्ट्रैक्ट होगी तो वेव फंक्शन भी सब्ट्रैक्ट होगी। हर एक वेव के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होता है, तो इस वेव का भी हमने वेव फंक्शन ले लिया साई बी, जो साई और साई पी के इक्वल होगा। इस नई वेव का भी हम वेव फंक्शन ले लेंगे साई डैश ए बी, जो कि साई ए और माइनस साई बी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने वेव को सब्ट्रैक्ट किया है। जब हम वेव को ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी। इस चीज को हम बोलते हैं क्या, एडिशन ऑफ वेव, कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस। यदि हम आउट ऑफ फेज वेव को कंबाइन करते हैं तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव। वेव के एडिशन से एक नई वेव बनी, उस नई वेव के करस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन है साइड डैश ए बी। सिंस हर एक वेव से एक ऑर्बिटल बनता है, इसलिए इस नई वेव से भी एक ऑर्बिटल बना सिग्मा 1s। जब हमने आउट ऑफ फेज को कंबाइन किया तो वेव का सब्ट्रैक्शन हो गया है, ऑलमोस्ट 0 एम्पलीट्यूड की नई वेव बनी। इस नई वेव के करस्पॉन्डिंग भी एक ऑर्बिटल होना चाहिए, दैट इज सिग्मा स्टार 1s। जैसे इस वेव का 1s ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल एटम के अंदर है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटम के अंदर है। इस नई वेव के एडिशन से बनी हुई जो नई वेव है, इसका जो ऑर्बिटल होगा वो किसके अंदर होगा, मॉलिक्यूल के अंदर होगा। हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वेव के एडिशन से बनने वाली नई वेव के करस्पॉन्डिंग होता है, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s जो वेव के सब्ट्रैक्शन से बनी हुई नई वेव के करस्पॉन्डिंग बनता है। ये दोनों ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का पार्ट होते हैं, इसलिए इन ऑर्बिटल को अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे हम वेव को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे उन वेव के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स है उनका भी क्या पॉसिबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो बेटा अब
और इस पूरी एक्टिविटी को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोल दिया। तो ये कंक्लूजन को हम अभी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि अब हमने इस तरह से यदि लिख दिया कहीं पे, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे। जैसे कि 1s + 1s लिख दिया तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s। तो पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि हम ऑर्बिटल को, जैसे वेव का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, वैसे ऑर्बिटल का भी क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, और ऑर्बिटल का भी क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ऑर्बिटल का एडिशन हुआ तो नया ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा 1s, और ऑर्बिटल के सब्ट्रैक्शन से एक नया ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम बोलेंगे AMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। ठीक है, और इस चीज को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब जैसे 1s है तो वैसे ही 2s भी होगा, 2s + 2s कर देंगे अपन तो क्या बनेगा, सिग्मा 2s। वैसे ही 2s - 2s करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इस तरह से अब ये चीज़ हमारे लिए इजी हो गई। एक बार वेव से हमने समझ लिया, 1s का एग्जाम्पल लेके उसको हमने 2s में आगे सब जगह अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे करके ये सिग्मा 1s एडिशन से बना, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सब्ट्रैक्शन से बना, फिर 2s के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से और दो बन गए। ठीक है, नाउ ये तो हो गया 1s और 2s का केस। 2p का केस अब देखो, 2p। अब 2p जो ऑर्बिटल्स है इसमें 3 होते हैं, एक होता है 2px, 2py और 2pz। तो सबसे पहले अपन z वाला देख लें। ठीक है, उसका रीजन वो देखेंगे बाद में। तो ये 2pz + 2pz एक बार करेंगे, और 2pz - 2pz एक बार करेंगे, दैट इज व्हाट, सिग्मा 2pz, और ये बनेगा सिग्मा स्टार 2p। ठीक है, अब बच गया क्या, x और y बच गए, इसको हमने ले लिया, ये हो गया खत्म, ये दोनों बच गए। तो इसका एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर इसका एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो 2px + 2px एक बार करेंगे, और 2px - 2px एक बार करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, पाई 2px बनेगा, और यहाँ पे बनेगा पाई स्टार 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब देखिए यहाँ पे सब जगह सिग्मा बना, ये पहली बार पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो p ऑर्बिटल में से z एक्सिस को हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लिया है, मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लिया है, और उस पे जो ऑर्बिटल, उस पे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी उससे सिग्मा बनता है। वैसे यहाँ पे y हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा 2py + 2py इक्वल टू क्या बनेगा, पाई 2py, और 2py - 2py इक्वल टू पाई स्टार 2p। तो जैसे वेव का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वैसे उनके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल का भी क्या हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो का पहले से पीबीटी का थोड़ा सा बेस होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कंसेप्ट होता है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ पे 2pz एडिशन सब्ट्रैक्शन सिग्मा बना रहे हैं, और बाकी के जो p ऑर्बिटल्स है वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो H2 मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे लेते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम ओवरलैप होते हैं। ठीक है, ये मान लो ओवरलैपिंग एरिया है उनका, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो गए। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस से पास होने वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो जो भी करस्पॉन्डिंग एटम से जो ओवरलैप होके, या करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल से जो ओवरलैप होके बॉन्ड बना रहे हैं, उन ऑर्बिटल के या उन एटम के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली या न्यूक्लियस से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और मॉलिक्यूलर एक्सिस। इस मॉलिक्यूलर एक्सिस को हमने यहाँ पे मान लिया है z एक्सिस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, लाइक एनसीईआरटी कन्वेंशन यदि अपन देखें तो z एक्सिस को हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लिया, और जो भी ऑर्बिटल z एक्सिस पे होता है वो ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर एक्सिस पे होता है, जिसको हमने z एक्सिस बोल दिया है, तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। जैसे यहाँ पे भी हेड ऑन हो रही है, मतलब जो ऑर्बिटल सामने सामने से ओवरलैप होते हैं, और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है किसी भी ऑर्बिटल की s या p, तो यहाँ पे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये वीबीटी का केस है। सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसको फॉरवर्ड कर दिया कि जैसे कोई भी z एक्सिस पे होगा, कोई भी ऑर्बिटल जब z एक्सिस पे होगा तो वहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, और z एक्सिस कन्वेंशनली फिक्स कर दी है, तो कोई भी ऑर्बिटल z एक्सिस पे तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और हमेशा सिग्मा बनेगा, भले वो p हो या s हो कुछ भी।
ठीक है। और जो जेड एक्सिस पे नहीं रहेगा वो फिर सामने से ओवरलैप नहीं होगा, उनमें कैसी ओवरलैप होंगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड बनता है। तो जेड एक्सिस पे कुछ भी हुआ तो वो सिग्मा बनाएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी जेड एक्सिस पे हुआ, जैसे 2p/z है एडिशन सब्ट्रैक्शन से, तो जेड एक्सिस पे तो हमने सिग्मा बना लिया। और जो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे नहीं होगा उनकी ओवरलैपिंग लैटरल होगी, साइडवाइज होगी, तो उससे पाई बनेगा। जैसे कि मान लो कोई p ऑर्बिटल को यहाँ पे ले लें समझने के लिए, तो मान लो यहाँ पे हमने क्या कर लिया इस तरह से, ये अपनी मॉलिक्यूलर एक्सिस जेड एक्सिस, तो कोई p ऑर्बिटल हमने लिया। अब ये p ऑर्बिटल में भी अपन इसको ले सकते हैं x एक्सिस मान ले। अब ये जो p ऑर्बिटल है यहाँ पे न्यूक्लियस है मान लो, तो ये p ऑर्बिटल अभी z एक्सिस पे नहीं है, मतलब pz नहीं है ना, px है जो x एक्सिस पे। तो अब ये z एक्सिस पे नहीं है तो इनकी ओवरलैपिंग हेड ऑन नहीं हो सकती। यदि ये pz होता तो फिर हेड ऑन होती, तो सिग्मा बनता था, ठीक है, जैसे यहाँ पे बन रहा है सिग्मा। ओके, तो मतलब z एक्सिस पे होगा तो सिग्मा बनता है। अब ये z एक्सिस पे नहीं है, x एक्सिस पे, तो इनकी ओवरलैपिंग कैसी होगी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का बता रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप इसमें यूज कर सको। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। सेम एमओटी में z एक्सिस पे यदि हुआ तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और z पे नहीं हुआ मतलब x और y पे हुआ तो लेटरल ओवरलैपिंग होगी वीबीटी के हिसाब से, और यहाँ पे बनेगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते थोड़ा वीबीटी से रिलेट करके। ओके, तो चलो ये अपना हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये फुल डिस्कशन अपना एक बेस यहाँ पे क्रिएट हो गया कि अब डायरेक्टली यदि हम बोले तो ऑर्बिटल का एडिशन तो ठीक है डाइजेस्ट हो जाता है, पर सब्ट्रैक्शन डाइजेस्ट नहीं होता जब तक वेव का कंसेप्ट वहाँ पे लेके नहीं आया। तो वेव का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ऑर्बिटल का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, और इस एक्टिविटी को, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक बेस अपना वैलेंसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यहाँ पे बन चुका है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जैसे ऑर्बिटल का हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, वैसे उन ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग जो शेप रहेंगे उन शेप का भी हम क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, और उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से नए शेप बनेंगे। ऑर्बिटल के शेप को ऐड कर दिया तो नया शेप बनेगा, और वो शेप ऑब्वियसली किसका होगा, इन दोनों के शेप को यदि हम ऐड करेंगे तो किसका शेप बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप बनेगा। मतलब अगला जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर जो होगा वो ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग जो शेप्स हैं ऑर्बिटल्स के, उन शेप्स को हम कंबाइन करेंगे, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ऑर्बिटल के शेप्स को हम ऐड करेंगे तो एक नया ऑर्बिटल का शेप बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और जब ऑर्बिटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर एक नया शेप बनेगा विच विल बी द शेप ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसे करके इस चीज़ को हम देखने वाले, बट दैट हम इसको जो है वो अगले लेक्चर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एक फंडामेंटल आपका एक फ्लो आपका बन चुका होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अब इस फ्लो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, शेप्स को फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के शेप्स कैसे होते हैं, बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द शेप्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द न्यू शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, चलो टिल देन बाय बाय।